वेलकम सभी को। मिशन जेपीसी मेंस 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग पेपर 5 को विशेष करके हम फोकस किए हुए हैं। और पेपर 5 में जो हमारा ग्रुप ए है उसमें से नेशनल इनकम टॉपिक को अभी हम लोग लिए हुए हैं। नेशनल इनकम टॉपिक में अभी हम लोग एक नए स्ट्रेटेजीज की ओर मूव किए हैं, जिसमें मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास में एक एक क्वेश्चंस ले रहा हूं और उस प्रश्न का कैसे उत्तर लिखा जा सकता है, उस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तभी आप देखिए, अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप दूसरी ओर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सबसे बेस्ट वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं। उस क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए। राष्ट्रीय आय के अनुमान में आधार वर्ष की महत्ता एवं इसमें संशोधन की आवश्यकता पर विचार करें। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अनुमान में आधार वर्ष की महत्ता और इसमें संशोधन की आवश्यकता पर विचार करें। इंग्लिश में है, क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेस ईयर, कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेस ईयर इन एस्टिमेटिंग और कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एंड द नीड फॉर रिवीजन इन इट, एक्सप्लेन। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले हम उस चीज को देख लेंगे। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है तो इन चीजों को शामिल करना ही पड़ेगा, तभी आपको 40 मार्क्स में से आपको इस 40 मार्क्स में अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। 28 से 30 न्यूनतम, और अच्छे नंबर अच्छे से लिखेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिले। लेकिन मैं इस प्रश्न में जिन जिन चीजों को शामिल करने के लिए कहूंगा, उन चीजों को शामिल करना एकदम अनिवार्य है अपने शब्दों में। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उसी आधार पर लिखें, बट उसमें थोड़ी बहुत सेंटेंस में बदलाव करते हुए आप अपने शब्दों में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन इन चीजों को शामिल कीजिए। क्या शामिल करेंगे? सबसे पहले हमको राष्ट्रीय आय की परिभाषा संक्षेप में देनी है। उसके बाद कंसेप्ट में कौन सा नेशनल इनकम होता है यह भी बताना है कि नेशनल इनकम में जो हमारा 12 कंसेप्ट हैं, उन अवधारणा में किसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, यह भी थोड़ा सा मेंशन कर देना है। उसके बाद बताना है व्हाट इज बेस ईयर, आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष के बारे में बताना है। देन आधार वर्ष का इतिहास बताना है, आधार वर्ष का इतिहास के बारे में बताना है कि आधार वर्ष का भारत में कैसा इतिहास रहा है, कब से आधार वर्ष शुरू हुआ है, आधार वर्ष में कब कब बदलाव आया है, ये सब बताना होगा। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे आधार वर्ष से संबंधित विवाद। चूंकि क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट है, इसमें संशोधन की आवश्यकता पर विचार करें। पहले तो हम आधार वर्ष की इंपॉर्टेंस को बताएंगे, उसके बाद देखिए हमको एक चीज बहुत जरूरी बताना है कि आधार वर्ष के विवाद क्यों हो रहा है, तभी ना उसमें संशोधित करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले विवाद क्यों हुआ है ये बताना है, और उसके बाद बताना है कि आधार वर्ष में संशोधन की क्यों आवश्यकता है, नीड फॉर रिवीजन, ये बताना है। और लास्ट में हमको क्या बताना है, निष्कर्ष बताना है। तो देख लीजिए, इन चीजों को शामिल करना ही होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और इस आंसर में सबसे पहले मैंने बताया था राष्ट्रीय आय की परिभाषा को बताना है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, किसी भी देश के आर्थिक विकास को जानने में राष्ट्रीय आय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय आय एक समष्टिगत अवधारणा है। सामान्यतः एक वर्ष में देश को प्राप्त होने वाली आय राष्ट्रीय आय होती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, किस प्रकार दिया जा सकता है, देख लीजिए किस प्रकार दे सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में एक देश में उत्पादक साधनों को प्राप्त शुद्ध साधन आय राष्ट्रीय आय है। शुद्ध साधन आय क्या है? राष्ट्रीय आय है। दूसरे शब्दों में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकाल दिया जाए तो जो राशि की प्राप्ति होती है उसे ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, और यही राष्ट्रीय आय कहलाता है। बताइए, ये डेफिनेशंस अगर आप देते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय के बारे में आपने बता चुका है। अब हम लोग को एनएनपीएफसी जो है उसका फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए, ये आप कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो एनएनपीएफसी जो साधन शुद्ध लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं।
तो ये मेरा क्वेश्चंस का जो आंसर का जो पार्ट था, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं आधार वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। आधार वर्ष, तो आधार वर्ष के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। आधार वर्ष किसे कहते हैं, आधार वर्ष का मीनिंग बताना पड़ेगा। तो एक अर्थव्यवस्था में गत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय में हुई वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किसी वर्ष विशेष, जिसे आधार वर्ष कहा जाता है, कि कीमतों पर मापा जाता है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में गत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय में हुई वार्षिक वृद्धि, यानी 2020-23 की तुलना में 2023-24 की अगर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक वृद्धि का ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ष विशेष को हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग आधार वर्ष कहते हैं, और उसकी कीमतों के आधार पर हम मापने का प्रयास करते हैं। इससे प्राप्त राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय या वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। विभिन्न वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमानों का तुलनात्मक अध्ययन के लिए चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा अधिक उपयोगी होती है। यदि हम 2020-23 की तुलना में 2023-24 की अगर हम वास्तविक वृद्धि की पता करना चाहें, तो चालू राष्ट्रीय आय की तुलना में, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की तुलना में हमें कौन सा अच्छा देगा, हमें कौन सा देगा, हमें स्थिर कीमत पर जो राष्ट्रीय आय होगा वो अच्छा वास्तविक स्थिति को बतलाएगा। एक मिनट। ओके, अब देखिए, सामान्यतः आधार वर्ष हमने बताया था कि अगर हमको विगत वर्षों की तुलना में अगर हमको वास्तविक वृद्धि की ज्ञात करना है, तो हमें चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा कौन सा देगा, स्थिर कीमतों पर आय की अवधारणा अधिक उपयोगी होता है, जो किस पर आधारित होता है, आधार वर्ष पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है। सामान्यतः आधार वर्ष को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रतिनिधि वर्ष है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण आदि की गणना की जाती है। देश की आर्थिक विकास की वृद्धि दर की वास्तविक व्याख्या या स्थिति को जानने के लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आधार वर्ष एक प्रकार का क्या है, बेंचमार्क है। इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह वर्ष आधार वर्ष होना चाहिए जिसमें कोई बड़ी आर्थिक या प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप घटित ना हुई हो। यानी कोई बड़ी आर्थिक घटनाएं या कोई प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि नहीं हुआ हो। इसका चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि चालू वर्ष निकट का ही हो। चालू वर्ष क्या हो, निकट का वर्ष हो, ताकि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का आकलन ज्ञात किया जा सके। सामान्यतः इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में प्रत्येक 7 से 10 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः 7 से 10 वर्षों में आधार वर्ष को क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो आधार वर्ष क्या होता है, इसके बारे में आपने बता दिया। अब हम लोग आते हैं आधार वर्ष क्यों इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम लोग इसको एक एक दिखाने का प्रयास करेंगे। आधार वर्ष के आधार पर हम किसी देश या अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं, जिसे नीचे की तालिका में देखा जा सकता है। देख लीजिए, तो ये तालिका आपको बनाना होगा, जिसमें ये तालिका में देख लीजिए एक आधार वर्ष हम किसको मान के चल रहे हैं, 2005-06 को हम आधार वर्ष मान के चल रहे हैं, और हम लोग मान लीजिए करंट ईयर 2007-08 में हम लोग करंट ईयर में हैं। तो आधार वर्ष में देखिए 3 वस्तु को हम लोग लिए हैं, गेहूं, पेन और मोबाइल। गेहूं का आधार वर्ष या 2005-06 में कितना उत्पादन हुआ, 2000 केजी, पेन का उत्पादन हुआ 5000 पीस और मोबाइल का उत्पादन हुआ 100 पीस। गेहूं का कीमत 2005-06 में 6 रुपया पर केजी था, पेन का कीमत 4 रुपया प्रति था, पेन का कीमत था, और मोबाइल प्रति मोबाइल 1000 रुपया था। तो उत्पाद का मूल्य अगर देखा जाए तो 2005-06 में गेहूं का उत्पाद का मूल्य हुआ 12,000, पेन का उत्पाद मूल्य 20,000 और मोबाइल का उत्पाद का मूल्य होगा 1 लाख। वहीं चालू कीमत 2007-08 में जब हम लेते हैं, करंट ईयर्स को लेते हैं, तो करंट ईयर में उत्पादन कितना हुआ गेहूं का, 2000 केजी, पेन का उत्पादन हुआ 5200 यानी 5200 पीस, और मोबाइल का उत्पादन हुआ 110 पीस। 2007-08 में जो कीमत था वो है, कीमत हो गया गेहूं का वो 7 रुपया प्रति केजी हो गया,
पेन का भी कीमत बढ़ गया, 4.5 रुपया प्रति पेन हो गया, और मोबाइल भी हो गया 1100 रुपया प्रति मोबाइल हो गया। चालू कीमत पर अगर हम उत्पादन का मूल्य देखें तो क्या हो गया, देखिए 2007-8 में गेहूं का मूल्य 14,000 हो गया, पेन का मूल्य हो गया 23,400 हो गया, और मोबाइल का हो गया 1,21,000 रुपया हो गया। वहीं आधार वर्ष के आधार पर देखेंगे, यानी आधार वर्ष की जब भी हम बात करेंगे तो आधार वर्ष की कीमत को ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए 12,000 हुआ, ये 1,00,000 हुआ, और ये आपको हो गया आधार वर्ष के आधार पर देख लीजिए कितना होगा आपको, 1,42,800, नहीं 14,280, 14,280 हो गया यहां। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। एक मिनट इसको देख लीजिएगा, 110 है और हमारा प्राइस है 1,000, तो 1,10,000 होगा। इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर देते हैं, एक मिनट रहिएगा आप लोग। इसको देखिए, आप यहाँ इसको गुना करेंगे, ये हो गया आपको 6 रुपया है, और उत्पादन है तो ये 12,000 ही होगा। ये 5200 इंटू 4 कीजिए, एक मिनट, 5200 इंटू 4 तो आपको हो जाएगा 20,800। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत सुधारना होगा, ये हो जाएगा 20,800, और नीचे आपका होगा ये आपका होगा 1,000, आपको 1,000 रुपया प्राइस था, अभी 110 मोबाइल बना दिए, 110 इंटू 1,000 इक्वल टू हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, इनको जोड़ दीजिएगा आप तो टोटल हो जाएगा 1,42,800। ठीक है, ठीक है, अभी चेक हो गया। अब देखिए, हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आधार वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अगर मान लीजिए आपका आधार वर्ष यानी 2005-06 में उत्पाद का मूल्य 1,32,000 था, अगर 2007-08 में देखेंगे तो उत्पाद का मूल्य कितना हो गया, 1,58,400 हो गया। अगर हम देखेंगे चालू मौद्रिक आय के हिसाब से तो कितना उत्पाद का मूल्य वृद्धि हो गया, 26,400 हुआ। लेकिन अगर वास्तविक मौद्रिक आय में वृद्धि देखा जाए तो 1,32,000 से 1,42,800 हुआ, यानी आपको केवल 10,800 रुपये या मूल्य का वृद्धि हुआ है। यानी ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार चालू मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन और कीमत दोनों के वृद्धि कारण हो सकता है। यानी चालू मौद्रिक आय में वृद्धि किससे होती है, या तो उत्पादन बढ़ने से हो सकती है या कीमतों में वृद्धि होने से भी हो सकती है। जबकि वास्तविक मौद्रिक आय का जब भी हम लोग पता करते हैं तो क्या किससे वृद्धि होने, केवल उत्पादन में अगर बढ़ेगा तभी वो उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी। तो यानी इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि चालू मौद्रिक आय में जो वृद्धि हुई है कहीं न कहीं कीमत स्तर में वृद्धि होने के कारण हुई है, जो कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं बतलाएगा। वास्तविक स्थिति में वृद्धि तभी होगा यदि किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि हुआ हो। इसीलिए अतः यह अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है और इसी आधार पर आर्थिक विकास का वास्तविक स्थिति मालूम हो पाता है। इसीलिए आधार वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है। आधार वर्ष किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग वास्तविक वृद्धि को पता करना चाहें तो आधार वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग आधार वर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं राष्ट्रीय आय के अनुमान में या आर्थिक विकास को जानने में। अब हम लोग आते हैं उत्तर का अगले पड़ाव में आते हैं, और जिसमें हम लोग को बताना है आधार वर्ष का इतिहास। तो यहां देख लीजिए, इस वाले पोर्शन में ये जो मैं यहां से यहां तक लिखा हूं, इस वाले पोर्शन में मेरे लास्ट क्लास के जो मैंने बताया था कि किस तरह से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में संस्थाएं हैं,
तो सबसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, उसके बाद क्या बना, एनएसएसओ को शामिल किया गया, उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना, और किस प्रकार वह बदलकर एनएसओ में बदल गया यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में बदल गया, वो तिथिवार यहां आपको प्रस्तुत करना होगा। तो देख लीजिए मित्रों, ये यहां तक आप प्रस्तुत करिएगा, देन आपको क्या लिखना पड़ेगा। इस तरह से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्यरत है। भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1956 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था। कब किया गया था? पहला अनुमान 1956 में किया गया था, और उस राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आधार वर्ष किसको माना गया था? 1948-49 को माना था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक 10 वर्षों में वस्तुओं की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है? 4% की वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक 10 वर्ष में आधार वर्ष बदलना आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी लिख चुके हैं कि लगभग 7 से 10 वर्षों में आधार वर्ष को बदलने की आवश्यकता आन पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में कीमत स्तर में कितनी वृद्धि हो जाती है? 4% की वृद्धि होती है। आंकड़ों की उपलब्धता के अनुसार समय समय पर गणना की कार्यप्रणाली में बदलाव किए गए। 1980-81 में सामान्यतः केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या किया जाता था? अर्थव्यवस्था में कार्यबल का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों को ही आधारित बनाया जाता था, और इसी कारण आधार वर्ष भी जनगणना वर्ष के साथ क्या होता था? मेल खाता था। यानी जो भी जनगणना वर्ष होता था उसी वर्ष में आधार वर्ष को बदल दिया जाता था। यानी हर 10 वर्ष में हम लोग जनगणना वर्ष बदलते हैं, तो उसी 10 वर्ष में आधार वर्ष भी बदलता था। लेकिन बाद में सीएसओ ने जनगणना आंकड़ों की अपेक्षा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों को लेने लगा, और एनएसएस के आंकड़ों के आधार पर ही आकलन करने लगा। यानी आधार वर्ष भी एनएसएस के आंकड़ों के अनुसार ही काम करने लगा, और इस प्रणाली को 1999 में शुरू किया गया। यानी पहले जो जनगणना संबंधी आंकड़ों को ही क्या लिया जाता था? आधार वर्ष के लिए हम लोग लेते थे। इसलिए आधार वर्ष का जो परिवर्तन होता था वो जनगणना वर्ष के अनुसार ही होता था। लेकिन बाद में एनएसएस के आंकड़ों के आधार पर आकलन किया जाने लगा, और इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1999 में शुरू हुआ, और आधार वर्ष को 1980-81 से संशोधित करके क्या कर दिया गया? 1993-94 कर दिया गया। और भारत में विभिन्न आधार वर्ष जिनका अब तक प्रयोग किया गया है वो इतिहास आप देख लीजिए। सबसे पहले 1980-81 आधार वर्ष था, उसके बाद 1993-94 हुआ, उसके बाद 2004-05 हुआ, उसके बाद 2011-12 हुआ, और 2017-18 क्या है? प्रस्तावित है। तो ये हमारा आधार वर्ष का इतिहास भारत में पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न का अगला जो है, आधार वर्ष के संबंधित विवाद क्यों आया और इसमें संशोधन करने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, उसको जानने के पहले हमको आधार वर्ष का विवाद को देखना पड़ेगा। पिछली बार 2015 में आधार वर्ष में संशोधन लाया गया था, और 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया था, जिसके बाद पाया गया कि पिछले 4 वर्षों में आकलन की पद्धति और आंकड़ों के कारण वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े क्या है? विवादास्पद बने हुए हैं। इसीलिए आधार वर्ष का संबंधित विवाद क्यों आया उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट में देखते हैं कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी का वृद्धि दर 5% आकलन किया गया, 5% तक पहुंच गया। परंतु चौथी तिमाही में, पहली तिमाही में जीडीपी का वृद्धि दर कितना प्रतिशत पहुंच गया? 5%। लेकिन चौथी तिमाही में देखा गया कि 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, यानी 19-20 के वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर 5% अनुमान पहुंच गया, लेकिन चौथी तिमाही में जो अनुमान लगाया गया वो 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह वृद्धि दर यानी जीडीपी में वृद्धि दर 6.1% थी। अब देखिए 18-19 का वित्तीय वर्ष में 6.1% रहा वृद्धि दर,
और 19-20 के वित्तीय वर्ष में देखिए एक बार तो बढ़ा और चौथी तिमाही में अनुमान 4.2% है। लेकिन रिसर्च आंकड़े बताते हैं, लेकिन इस विषय में जो भी शोध किया गया उससे पता चला कि पिछले, ध्यान दीजिएगा, पिछले कुछ वर्षों में देश का जीडीपी 0.36% से बढ़कर 2.5% अनुमान लगाया गया। यानी पिछले कुछ वर्षों में देश का जीडीपी इतना प्रतिशत से बढ़ते हुए 2.5% की वृद्धि अधिक अनुमानित की गई है, जो कि अगर देखा जाए अधिक अनुमानित की गई है, लेकिन यहां तो कम अनुमानित किया जा रहा है। कैसे देख लीजिए, 2018-19 में 6.1% और 2019-20 का वित्तीय वर्ष में देख लीजिए 5% पहले और फिर बाद में 2% हो गया। यहां घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीडीपी का जो अनुमान, वृद्धि दर अनुमान लगा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं गलत हो रही है। इसीलिए आधार वर्ष में बदलाव की जरूरी आन पड़ा, यानी विवाद आया। नेक्स्ट आते हैं, यानी अगला हम लोग देखते हैं आईएमएफ के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने एक रिसर्च प्रस्तुत किया, शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पाया उन्होंने कि डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण का आर्थिक विकास दर पर क्या पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आईएमएफ के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन के शोध पत्र के अनुसार डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण के कारण आर्थिक विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब देखिए 2016-17 में देश का जीडीपी 8.2% वृद्धि दिखाई गई है। 2016-17 में जीडीपी में ग्रोथ रेट कितना दिखाई गई है, 8.2% दिखाई गई है, जो कि पिछले एक दशक में क्या है, सर्वाधिक है, पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है, एक डाउट उत्पन्न करता है कि जो हम लोग आधार वर्ष को मान करके हम लोग जीडीपी का ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि इसकी या तो आकलन की पद्धति यानी आधार वर्ष को जो हम ले रहे हैं वो गलत है, या निजी कॉरपोरेट क्षेत्र का योगदान जो है अनुमान लगाने में सर्वाधिक ले रहे हैं। यानी ये इसमें जो निजी कॉरपोरेट क्षेत्र का जो है उनका इस विकास दर में योगदान ज्यादा है, उनसे संबंधित आंकड़ों को लिए है, इसीलिए वृद्धि प्रतीत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आते हैं तीसरा विवाद का विषय देखते हैं। ये जो सीएसओ है, अर्थव्यवस्था के विकास दर में निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ज्यादा प्राथमिकता दिया है, निजी क्षेत्र के आंकड़ों को अधिक प्राथमिकता दिया है। यानी निजी कॉरपोरेट घरानों के आंकड़ों को आकलन में अधिक योगदान दिया है, इसीलिए यह जो हमको ग्रोथ रेट दिखा रहा है, वृद्धि दर दिखाई पड़ रही है अधिक, वो अविश्वसनीय है। अतः हमें आंकड़ों का तुलना या जो हम लोग तुलना करने के लिए जिस आधार को मान रहे हैं, जिस आधार वर्ष को मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विवाद का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए निजी क्षेत्र के जीडीपी को अधिक मापा गया है क्योंकि हम उनके आंकड़ों को लिए हैं, लेकिन एनएसएसओ के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कॉरपोरेट
मामलों के मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सक्रिय कंपनियों की सूची में 42% कंपनियों के बारे में कोई अता पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है। अब देखिए हमने क्या कर रहे हैं, यह अविश्वसनीय इसलिए भी हो जाता है कि निजी क्षेत्र के जीडीपी को हम लोग अधिक माप लिए। क्यों हम ऐसा अधिक बोल रहे हैं? क्योंकि एनएसएसओ के सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सक्रिय कंपनियों की सूची में 42% कंपनियों का कोई अता पता नहीं है, यानी वे केवल कागज में है। वास्तविक जगत में ऐसी कंपनियों के बारे में कोई पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। अब हम इन 42% कंपनी है ही नहीं और उनके आंकड़ों को अगर शामिल कर देंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट अधिक लगेगा कि नहीं? अधिक मालूम पड़ेगा, और उसी का नतीजा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अधिक दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए, कहीं ना कहीं आधार वर्ष को ऐसे सिचुएशन में बदला जाना चाहिए। वैसी कंपनियां जिनको नहीं है, आधार वर्ष में अगर बदलाव कर देंगे तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के बारे में पता चल जाएगा और उन कंपनियों का सही सूची मिल जाएगा और हमें सही आंकड़े प्राप्ति हो सकती है। तो इन 4 कारणों से कहीं ना कहीं आधार वर्ष विवाद बना हुआ है और आधार वर्ष में बदलाव या संशोधन करने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता। यह हमारा क्वेश्चंस का आंसर का अगला पार्ट है। अब देखिए, पहला हम लोग लेते हैं कि हम लोग देखें कि प्रत्येक 10 वर्ष में कीमत स्तर में 4% वृद्धि होती है, इसलिए कम से कम क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष में आधार वर्ष में बदलाव होनी चाहिए। अब देखिए 2011-2012, अब ध्यान दीजिए 2011-12 भी आधार वर्ष चल रहा है। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2021-22 होगा कि नहीं? यस और नो? एकदम 2021-22 हो जाएगा। अब देखिए 2021-22 यानी 20 से 21 तो हमारा क्या हुआ? कोरोना के कारण लॉकडाउन का सिचुएशन आया और साथ ही साथ इसी बीच हम लोग किसकी समस्या किए? डीमोनेटाइजेशन का भी सामना किए। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में लगभग 4% की कीमत में वृद्धि होती है, तो कम से कम 10 वर्ष में आधार वर्ष का बदलाव होना चाहिए। और 2011-12 के बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं हुई है। एक तो विमुद्रीकरण और दूसरा लॉकडाउन, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना पैंडेमिक के समय हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आधार वर्ष में बदलाव जरूरी है, तभी हम अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट आप देखिए, 1951 में जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 54 से 55% रहता था, लेकिन वर्तमान में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? लगभग 14% के आसपास है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण भी वर्तमान में आधार वर्ष में बदलने की जरूरत है। तीसरा हम लोग आधार बनाते हैं, अगर हम वर्तमान में आधार वर्ष को नहीं बदलते हैं तो जितने भी लोक कल्याणकारी चल रही हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मनरेगा का ही हम लोग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंट पड़ रहा है कि नहीं, इसको जानना है तो मुझे कहीं ना कहीं आधार वर्ष में बदलाव करेंगे, तभी हम अर्थव्यवस्था के वास्तविक वृद्धि दर को पता लगा पाएंगे। और वास्तविक वृद्धि दर को पता लगा पाएंगे तभी हम उससे संबंधित हमको आर्थिक लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे या लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर पाएंगे और साथ ही साथ उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। तो यह तीसरा फैक्ट भी है। 2011-12 का जो आधार वर्ष है,
इसके आधार पर जो भी हम आर्थिक स्थिति का या विकास दर का पता लगा पा रहे हैं वो काफी पुराना हो चुका है। और साथ ही साथ अभी दो डीमोनेटाइजेशन और आर्थिक जो आर्थिक बंदी हुई थी, जिसे हम लोग कहेंगे लॉकडाउन जो हुई थी, इसके कारण काफी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ चुके हैं। अतः हमें ये जो 2011-12 का जो आधार वर्ष है, इसमें बदलाव की जरूरत है। तो देखिए 4 पॉइंट जो मैंने बताया, इन 4 पॉइंट से संबंधित बातों को आप बताएंगे और कहेंगे कि आधार वर्ष में बदलाव की जरूरत आन पड़ी है। अब हम लोग आंसर का सबसे लास्ट पार्ट बैलेंस वे में लिखने के लिए इसका निष्कर्ष में हम लोग आते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः 2011-12 के आधार वर्ष में संशोधन आवश्यक जान पड़ता है। ऊपर लिखित बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 2011-12 के आधार वर्ष में संशोधन में आवश्यकता जान पड़ता है और 2017-18 का आधार वर्ष का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम होगा। हालांकि अब यहां देखिए, हालांकि वर्तमान जीडीपी आकलन की कार्यप्रणाली और आंकड़ा संबंधी विवाद जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। शोध से पता चला है कि सामान्यतः 10 वर्षों में कीमत स्तर में 4% की वृद्धि होती है। 4% की वृद्धि होती है। अतः 7 से 10 वर्ष में एक बार क्या होनी चाहिए? आधार वर्ष में बदलाव उचित है। फिर कहेंगे कि जिस तरह से जिस तरह से अर्थव्यवस्था में डिजिटलाइजेशन, विमुद्रीकरण एवं लॉकडाउन की स्थिति आई, उससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 2011-12 के बाद ये सभी बदलाव आए हैं। अतः 2011-12 के आधार वर्ष के स्थान पर दूसरे आधार वर्ष जैसा कि 2017-18 प्रस्तावित है, किया जाना चाहिए।
अब बताइए, इतना अगर आप आंसर में लिखते हैं, इतने सारे चीजों को आंसर में समाहित करते हैं, तो आपका आंसर बहुत ही अप टू दी मार्क होगा और एक स्टैंडर्ड आंसर होगा, एक अच्छा कंटेंट वाला आंसर होगा और आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अब देखिए, यहां थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, मैंने प्रश्न में इतने सारे चीजों को डालने के लिए बोला है आपको, इतने सारे चीजों को 1 2 3 4 5 6 इतने सारे चीजों को डालना है। आपके पास 40 मार्क्स के लिए है प्रश्न और आपके पास सिर्फ 35 मिनट है। तो देख लीजिए मित्रों, आपको इस 35 मिनट में इतने सारे चीजों को शामिल करना है और इतने सारे चीजों को लिखना है। अब इतने सारे चीजों को तभी आप लिख सकिएगा जब आप इस सभी आंसर्स को, इस सभी चीजों को समाहित करते एक स्टैंडर्ड आंसर बना लीजिए और आंसर बनाने के बाद उसको R³ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रीड राइट एंड रिवाइज, रीड राइट एंड रिवाइज, राइट रीड एंड रिवाइज, रिवाइज रीड एंड राइट। आप ये काम करिएगा तभी आप आसानी से 35 मिनट में इतने सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी होगी, कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा डालना होगा, कंटेंट को अच्छे से बनाना होगा और अंडरलाइन और अच्छे अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करना होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो चलिए, आज हम एक नया प्रश्न लेकर आपके समक्ष लाए और इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ों को शामिल करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या उत्तर में शामिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप आंसर में किसको किसको शामिल करेंगे, इसको लेते हुए मैं आपके समक्ष डिस्कशन किया हूँ, आपको बताने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा, आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी भी हो सकती है। तो अगर आपको पसंद आता होगा तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चला। आप लोग कमेंट तो लिखते हैं लेकिन कमेंट में कोई क्वेश्चन भी करते हैं और उसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि आपका नाम क्या है। तो कम से कम आप उसमें अगर अपना नाम डाल देंगे, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये भी अगर पता चले तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगता है तो एकदम वीडियो नहीं देखिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा की तरह परीक्षा की तैयारी, यही मेरा मोटिव है और इसी मोटिव के तहत मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर जिन्होंने मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अगर प्रीवियस क्लास का वीडियो देखिएगा तभी समझ पाइएगा, क्योंकि एक के बाद एक लिंकेज है, इसमें एकदम कनेक्ट है। ओके, तो चलिए फिर मैं कल एक इसी तरह से एक क्वेश्चन में लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अपने उद्देश्य में सफल हों। ओके, धन्यवाद।